डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अर्थात आना ने 2025 के मूक नायक और सावित्रीबाई फुले अवार्ड से समाज के प्रत्येक व्यक्तियों और संस्थानों को नवाजा। सबसे पहले ये समारोह अमेरिका में हुआ और उसके बाद नागपुर में। आइए जानते हैं इस खास समारोह के बारे में। दीक्षा भूमि, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सांस्कृतिक भूमि, ऊर्जा भूमि, क्रांति भूमि, एक बार फिर सामाजिक क्रांति की साक्षी बनी। आना संस्था जो अमेरिका में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है, उसने उन लोगों को सम्मानित किया जो समाज में बदलाव लाने और बहुजनों की आवाज बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। इस समारोह में मूक नायक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2 प्रतिभाशाली मीडिया संस्थानों को प्रदान किया गया। साल 2025 अवार्ड आवाज इंडिया टीवी को मिला, जो महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और दबे कुचले वर्गों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है। वहीं विगत वर्ष 2024 मूक नायक अवार्ड द न्यूज बीक चैनल को दिया गया, जिसने अंबेडकरवादी पत्रकारिता के जरिए सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है। ज्योतिबा फूले की जमीन, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले की जमीन और छत्रपति शाहूजी महाराज की जमीन और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ज़मीन और मान्यवर कांशीराम साहेब की ज़मीन, महाराष्ट्र के सभी साथियों को जय भीम। ये मेरे लिए पहला मौका है जब मैं नागपुर आया हूँ और ये सम्मान मेरे लिए, मेरे काम के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गर्व की बात है कि आप जैसे जो सम्मानित साथी हैं उनके ज़रिए हमें ये अवार्ड दिया जा रहा है। कई बार जब मैं किसी कार्यक्रम में होता हूं तो हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर द जर्नलिज्म, व्हाट हैव इंस्पायर्ड यू फॉर बीइंग अ जर्नलिस्ट। और फिर मुझे अपनी क्लास में वो थियरीज याद आती हैं जब हमें पत्रकारिता के बारे में पढ़ाया जाता था कि व्हाट इज़ जर्नलिज्म, पत्रकारिता क्या है। कई तरह की डेफिनेशंस हमको पढ़ाई जाती थी। उसमें एक डेफिनेशन था, जर्नलिज्म इज़ नथिंग बट टू रेज अ क्वेश्चन मार्क। पत्रकारिता सवाल उठाने के अलावा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सवाल उठाना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी हकमारी हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन इसके पीछे षड्यंत्र कर रहा है। और इस परिभाषा के तहत, इस डेफिनेशन के तहत जब मैं अपनी विरासत को देखता हूँ तो मुझे मेरे पुरखे, हमारे महापुरुष, हमारी महामहिलाएं हमें एक पत्रकार के तौर पर भी दिखाई देती हैं। चाहे वो तथागत बुद्ध हों जो हमें न्याय, समता, बंधुता का संदेश देते हैं और गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाते हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों, वो सवाल उठाते हैं, तुम बड़े कैसे, हम छोटे कैसे, तुम आगे कैसे चले गए, हम पीछे कैसे रह गए। चाहे हमारे गुरु हों, संत गुरु रविदास महाराज, तमाम वो सवाल उठाते हैं। कबीर, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट काहे ना आया। तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उठाते हैं। संत गुरु रविदास महाराज की वाणी आप देखेंगे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। कितने वो सवाल हैं उनके पूरे काम में। तो वो क्या कर रहे थे अपने वक्त में वो सवाल उठा रहे थे। जो गैर बराबरी, अन्याय उनके साथ, उनके लोगों के साथ हो रहा था, वो उसको सवाल उठा के दर्ज कर रहे थे। तो मेरी नज़र में मेरे पुरखे, मेरे गुरु, मेरे संत, मेरे महापुरुष पत्रकार। कारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नाम गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, बेगमपुरा का ख्वाब रखने वाले संत गुरु रविदास महाराज जी, संत कबीर और महामाया यशोधरा जी, संत माता रमाई और बहुजन आंदोलन के तमाम महानायकों को और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन करता हूँ। और आज ये जो अवार्ड सेरेमनी यहाँ आयोजित की है उसके लिए आना को बहुत बहुत मंगल कामनाएं तथा साधुवाद। और जैसा कि यहाँ बात चली थी पे बैक टू सोसाइटी की, तो अक्सर ये बात हमें सुनने में मिलती है और काफ़ी लोग अभी भी बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के स्पीचेस यहाँ पे हुए, आना की बात हो, स्कैन की बात हो, या फिर बानाई हो, या फिर उधर बहुजन विद्यार्थी संघ हो, आसान्य फाउंडेशन हो, कई ऐसे तमाम संगठनाएं हैं, कैसे हमारे एसोसिएशंस हैं कि जिन्होंने इस थ्योरी को या इस कंसेप्ट को रिजेक्ट किया है और उन्हें दिखाया है। जैसे सर ने कहा कि
हमारा मकसद केवल वेल्थ कमाना नहीं है, हमारा मकसद है कि हमारे यूथ्स जो हैं वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे। और आज शायद कोई ऐसा यूथ न रहे कि जो कहे कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, सीख नहीं पाया। तो ये संगठनाओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि हमारे समाज में ऐसी संगठनाएं हैं, ऐसे लोग हैं कि जो अपने समाज को ऊंचा उठाने का अक्सर काम करते हैं। तो मैं अक्सर कई बार नागपुर के बाहर जाता हूँ, अलग अलग प्रदेश में, प्रांत में, तो सवाल मुझसे करते हैं कि आप महाराष्ट्र के लोग तो पॉलिटिकली बहुत ही आपके इसमें डिवीजन है, ऐसा है वैसा है। लेकिन तब मैं उनको कहता हूँ कि हमारे लोग जो है वो यहाँ आगे हैं। वो छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स, वो होते रहेगा, वो ऑर्गेनिकली ग्रो होगा नहीं होगा, वो दैट इज अनदर पार्ट। लेकिन हम लोग हमारे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से। और जैसा सर ने लाइब्रेरीज का जिक्र किया, ये बहुत गौरव की बात है कि एटलीस्ट हमारे विदर्भ एरिया में या फिर मुंबई या महाराष्ट्र में देखिए तो लगभग 1000 के आसपास लाइब्रेरी हमारे लोगों ने डेवलप की है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये संगठनाएं जो है उनको हेल्प करती है। मुझे लगता है कि ये जो कंसेप्ट है ये शायद मैं महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम देख पाता हूँ। और जिम्मेदारी भी है हमारी कि हम वहाँ पर भी आगे आए, वहाँ पर भी बढ़ाएं। और जहाँ तक आना का सवाल है तो मुझे याद है कि आना नाम तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन कोरोना के समय में ऑक्सीजन प्लांट बनाने से लेकर, रेशन किट का दान देने से लेकर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का दान देने से लेकर, तो मानवता की जो सच्ची सेवा आपने की है उसके लिए आपको बहुत बहुत सैल्यूट है, आपके जज्बे को सलाम है। मुझे खुशी है कि आना के मुख्य नायक जर्नलिज्म अवार्ड के लिए मेरे मित्र सुमित चौहान जी और आवाज़ इंडिया टीवी को आपने सम्मानित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं। हम संविधान को समर्पित हैं, संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा कि जब आप जब भारत की बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया है कि जो सबको यूनाइट करता है। हमारे देश में कई भाषा है, कई संस्कृति है, कई समृद्धियाँ, कई बोलियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देश एक संघ है। और इसका एकमात्र कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, जिसने सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। इसलिए आप देखिए, बांग्लादेश में विद्रोह होता है, नेपाल में सत्ता पलट होता है, पाकिस्तान में कभी आर्मी आती है, म्यांमार में आर्मी का शासन होता है। तो देश के आसपास में जो भी हमारा पड़ोस है वहाँ पे हमेशा अशांति होती है। लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी ये देश एक है। तो ये किस कारण है? संविधान के कारण। और मुझे खुशी है कि जब संविधान पे आँच आ रही थी, जब लोग कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, उस समय हमारे मीडिया ने, क्योंकि बाकी मीडिया ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमारे मीडिया ने वो जिम्मेदारी निभाई कि जो लोग 400 पार का ख्वाब देख रहे थे वो 240 तक सीमित आए। तो ये जिम्मेदारी मीडिया की थी या ऑल्टरनेटिव मीडिया की थी या हमारे जैसे मीडिया की थी कि जिसने संविधान की हिफाजत की और साहब आप सब लोगों के मिल के ये हिफाजत की। Anna has enriched the American community in the US and has also given opportunities. वहीं सावित्रीबाई फुले अवार्ड से शाहिरा शीतल साठे को सम्मानित किया गया। शीतलताई अपने जलसों और गीतों के माध्यम से समाज प्रबोधन का अनूठा कार्य कर रही है। उनके गीत न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि सामाजिक बदलाव का संदेश भी देते हैं। यातना सोसून येल मांडवाला जाई, ज्ञान चांदण पिऊन हरण चालली कळपात कशी, निर्भय तोऱ्यान स्वाभिमानाची गाऊब, आत्मभान पाघरून साऊ, पेटती मशाल साऊ। वहीं चेन्नई की निर्मला ग्रेस को दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा को समाप्त किए जाने वाले कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। आना डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बाबा साहेब के मिशन को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सम्मान समारोह समाज के उन नायकों को प्रोत्साहित करता है जो समानता और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रातल्या कलेच्या माध्यमातून काम करण्याच्या या सगळ्या म्हणजे क्षेत्रामध्ये माझी निवड केली आणि हा सावित्रीबाई फुलेंच्या नावाचा अवॉर्ड मला दिलेला आहे। त्याबद्दल सुरुवातीला खूप खूप आभार आणि खूप म्हणजे कृतज्ञता मी व्यक्त करते। आणि मंचावर ज्या व्यक्तींच्या हस्ते हा अवॉर्ड, खरं तर हे अमेरिकेतच ह्याचा कार्यक्रम झाला, पण आता नागपूरमध्ये याचं वितरण होणार आहे हे समजल्यानंतर मला असं वाटलं की चला आपण अमेरिकेत तर नाही जाऊ शकत पण नागपूरमध्ये तर जाऊ शकतो। आणि
म्हणून नागपूरला गेलं पाहिजे आणि आपल्या माणसांच्या सहवासामध्ये आणि हा अवॉर्ड स्वीकारला पाहिजे टेक्निकली न स्वीकारता. म्हणून खरं तर पुण्याहून मी नागपूरला एवढ्या लांबून आले. तर मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर भंते जे आहेत, गेडाम सर आहेत, निलेश वासनिक आहेत सर, आपले गायकवाड सर आहेत आणि गजबिये सर आहेत, गोस्वामी सर आहेत, सगळ्यांचंच खूप खूप म्हणजे आभार व्यक्त करते. खरं तर मी कलाकार आहे, कलेच्या माध्यमातून मी काम करते आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे जलसे पाहिले तर त्या जलसाकारांच्या बाबतीमध्ये बाबासाहेबांचं असं मत होतं की म्हणजे माझी 10 भाषणं आणि भीमराव कर्डकांचा 1 जलसा, असं बाबासाहेबांनी तुलना केली होती की हे समान आहेत. आता एवढा मोठा बहुमान बाबासाहेबांनी कलावंतांना दिला, डॉक्टर्सला, इंजिनियर्सला, बाकीच्या कुणालाही हा सन्मान तसा मिळालेला नाही, पण कलावंतांना मिळालेला आहे की माझी 10 भाषणं. आणि कारण बाबासाहेबांना या देशाची नस माहीत होती की ह्या देशाला कुठली लँग्वेज कळते. म्हणजे मी मराठीतूनच बोलते आहे की इस देश को कौन सी भाषा समजती है, म्हणजे ह्या देशाला ह्या देशाचं सांस्कृतिक सगळा धागादोरा काय आहे हे सगळ्यात जास्त चांगलं बाबासाहेबांना कळत होतं. आणि म्हणून प्रबोधनाचं महत्त्व बाबासाहेबांनी जाणले आणि शाहिरांच्या खांद्यावर एवढी मोठी जबाबदारी गेडाम सर दिलेली आहे. आणि मला असं वाटतं की तो जलसा टिकवण्याचं काम जे आहे ते नव्यान महाजलसा आज महाराष्ट्रामध्ये करत आहे. याचा मला अभिमान आहे आणि प्राऊड आहे की बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारा जो जलसा आहे तो जलसा टिकवण्याचं काम आम्ही करतो. खरं तर जलशांची मोठी परंपरा आहे. शिवकालामध्ये जलसा सुरू झाला. शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य दऱ्याखोऱ्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी जलसाकारांची मोठी भूमिका राहिलेली आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये सुरू झालेला हा अग्निदासांच्यापासून सुरू झालेला हा जलसा सत्यशोधक जलसा म्हणून आकाराला आला. फुलेंच्या काळामध्ये फुल्यांनी पण नस पकडली होती आणि अखंड लिहिले. फुल्यांनी स्वतः काव्य लिहिलं, स्वतः कविता लिहिल्या, स्वतः पोवाडे लिहिले. छत्रपतींचा 1000 ओळींचा पोवाडा पहिल्यांदा फुल्यांनी लिहिला आहे. तसे ते आद्य पोवाडेकार म्हणून त्यांना म्हणजे शिवशाहीर आद्य कोण असायला पाहिजे तर महात्मा ज्योतिराव फुल्यांना आपण तो बहुमान जातो. तर सत्यशोधकी जलसे आणि त्यानंतर आंबेडकरी जलशांचं फार मोठं योगदान या महाराष्ट्राला, देशाला राहिलेलं आहे. स्वातंत्र्य काळामध्ये जलसाकारांनी खूप मोठी भूमिका पार पाडलेली आहे. आणि त्यानंतर आत्ताचा जो काळ आहे, आत्ताचा जो बहुमिश्रित असा काळ आहे, ह्या काळामध्ये प्रबोधनकार आपल्या आपल्या परीनं काम करत आहेत. फार कमी प्रबोधनकार आहेत की ज्यांच्याकडून प्रेरणा घेतली पाहिजे किंवा ज्यांच्याकडून आशा आहे. आत्ताच्या प्रबोधनाचं क्षेत्र जर बाबासाहेबांनी पाहिलं असतं तर वेगळं काहीतरी बोलले असते बाबासाहेब, असं मला आत्ता खेदानं म्हणावंसं वाटतं आहे. बाबासाहेबांचा गेडाम सरांनी जो धागा आपल्याला दिला की कास्टलेस सोसायटी, जातीअंत, संविधानिक मूल्य, भारतीयत्व, नागरिकत्व, हे धागा धरून प्रबोधन करणारे लोक कमी आहेत आज. आणि त्यामध्ये नव्यान महाजलसा ते काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मला असं वाटतं की ह्या परंपरेला जोडून बघितल्यानंतर थोडंसं बळ येतं की चला बाबा आपले पाय जमिनीवर आहेत. आणि आपलं जे काम आहे, खरं तर आमचं प्रबोधनकारांचं काम कसं असतं की आम्ही लोकांच्या मनासोबत खेळत असतो आणि आम्ही म्हणजे आमच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. म्हणजे आम्ही प्रबोधन करत असताना आमच्या आडात आधी काय आहे ते आम्हाला बघणं फार गरजेचं आहे. मग पोहऱ्यात येईल. आडातच नसेल तर पोहऱ्यात कसे येणार. तर आमचा आड समृद्ध करण्यासाठी ही जी सगळी प्रबुद्ध परंपरा आहे, ही परंपरा, अभ्यासू परंपरा, शाहिरांनी, कलाकारांनी, साहित्यिकांनी आपली भूमिका, आपलं सजग असणं आणि श्रमिकांच्या प्रती, गरिबांच्या प्रती, बहुजनांच्या प्रती, आपल्या संस्कृतीप्रती जागृत असणं हे किती महत्त्वाचं आहे हे आजचा काळ बघितल्यानंतर आपल्या सगळ्यांना अनुभवायला येईल. आजच्या काळातली हिंसा, महिलांच्या बाबतीतली, जातीच्या बाबतीतली, धर्माच्या बाबतीतली, सगळ्या प्रकारची जी हिंसा वाढलेली आहे, खूप सगळी प्रकरणं आज आपण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बघतो आहे. देशात काय वातावरण आहे ते आपण बघतो आहे. ह्या सगळ्यामध्ये आपल्यासाठी म्हणजे आपल्याला आशावाद वाढवणारं किंवा आपल्या हातात एकच मी म्हणू शकते की एक आपल्याकडे सोल्युशन आहे आणि त्या सोल्युशनचं नाव आहे भारतीय संविधान, जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला अतिश्रमानं, अतिपरिश्रमानं दिलेलं आहे. Me to
take this award. Especially thanks for Anna called me from Hyderabad. I came from Hyderabad. I am working in Telangana and Andhra Pradesh with the Devadasi system. Everybody knows about the Devadasi system. When they are young, they will dedicate the girl to the village deity. Then afterwards, she has to do work in front of the temple and she has to serve people in the village. And the night time she is touchable, in the daytime she is untouchable. She has to live like that only. She will get children. Children do not know the father. They have to live like that only. In the villages, there are many Devadasi women. They are really how they are suffering their life in the society, in the village, untouchables, and also they are very poor in the village. They will beg like anything. They will go to the house and beg. Everybody thinks she is a goddess. In the festival time, death time, any illness time, they will come to her and they will worship her. They treat she is a goddess. So the system is like that. I am working with the children to bring them out from the Devadasi system, to bring them into the mainstream process. It is very difficult. That is, in a Hindu culture, the system is there. Because if they dedicate the girl to the village deity, the whole village will be blessed by that woman. She will bless to the village. They will get nice crops, everything. That system is like that. That belief is like that. So everybody honor her. Only when she is doing some work, they will honor. They won't allow her into their houses. They won't allow her in the temple. All the time she has to sit outside only. She has to do the work. So to break this system, I have taken the decision to do work with them. So when I went there, because my name is Grace Nirmala, everybody thinks she came here to change the Christianity, to change the people as Christianity. So I enter into their village with my botu and I served with them, I sat with them, I ate with them, I talked with them like that. Slowly I brought them out from the system. Many girls came out from the system because they don't want to become Jogini and Devadasi Basvi. Mothers are encouraging the children because of the poverty, because of illness, and upper caste influence also there to dedicate that girl to the village goddess. So we break the system. Some are in outside of the system. Now they are, some children are studying very nice. They are going to school, studying well. Some women are very strong, committees are there to stop these dedications. We are encouraging, we are giving leadership quality, leadership trainings to the women to do some campaign work on this system. Like that we are giving education, motivation centers to the children. Like that livelihoods projects, some economical programs we doing, and also we are encouraging the women to become as a leader in the society. We are doing like that. Thank you, Anna, giving this opportunity to express my views. Thank you.